जी अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे किसी का। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, किसी का भी स्टार्ट करें फिर। थर्ड स्केड्यूल में एक दो चेंजेस आई हैं, वो फिर मैं आपसे ये समरी शेयर करूंगा ना सेल्स टैक्स की, तो फिर उसमें मैं आपको अपडेट करूंगा क्या है। उसकी आइटम्स में तो कोई चेंज नहीं आई, उसकी टैक्सेशन में कुछ माइनर सी चेंजेस आई हैं, वो फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह इस वीक में या नेक्स्ट वीक में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। और लास्ट वीक तक हमने फाइनेंस एक्ट के बारे में पढ़ लिया था जी, और सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2 3, जब यानी वो मिनी बजट जितने भी गवर्नमेंट की मर्जी होगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आईएमएफ, या जो भी वो उनकी इंटरनल होती है डिस्कशन, उसके अकॉर्डिंगली जो भी रेवेन्यू का जो टारगेट होता है वो जब अचीव नहीं हो पाता, तो डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर फाइनेंस एक्ट तो आ गया इस दफ़ा, उसके बाद जो है वो सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट भी आते हैं, जैसे इस साल में एक्सपेक्टेड है कि कम से कम भी दो तो जरूर आएंगे। ठीक है जी, बाकी फिर बाकी ऑब्वियसली जो बाकी ऑब्वियसली जो है वो फ्यूचर जो है वो अल्लाह को बेहतर पता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। उसके बाद एक चीज़ हमने और पढ़ी थी जी, कंपोनेंट्स ऑफ लॉ में, उसमें एक है जी सर्कुलर। कोई बता सकता है जी ये सर्कुलर क्या होता है? जी एनीवन जी। देखें, लास्ट वीक में एक बात हमने डिस्कस की थी कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है पाकिस्तान में, वो कौन है जी? वो एफबीआर नहीं है। एफबीआर इज द हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान, लेकिन यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए लॉ में जो वर्ड यूज हुआ हुआ है ना, वो बोर्ड का वर्ड यूज हुआ हुआ है, ठीक है। यानी जहां पे भी लॉ में आपको बोर्ड का वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, बोर्ड का मतलब अब हमने याद रखना है एफबीआर है, ठीक है। वो बोर्ड का भी आपको मैं भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे होता है। अच्छा, तो बोर्ड या एफबीआर जो है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट है। और फाइनेंस एक्ट के केस में हमने देखा था कि वो नेशनल असेंबली है जो कि मनी बिल को अप्रूव करती है। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि लॉ की जो प्रोविजन होती है ना, चूंकि लॉ जो है उसमें तो उसने सीधी सीधी बस टू द पॉइंट बात करनी होती है, तो बाज दफा जो लॉ की प्रोविजंस होती है ना, उसकी दो या दो से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकल जाती है। क्योंकि लॉ में तो इवन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इवन अगर कॉमा भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगा दो ना, तो मीनिंग बदल जाता है। तो बाज दफा ऐसी जरूरत पड़ती है कि उस जो लॉ की प्रोविजन है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए। किसकी तरफ से की जाए इंटरप्रिटेशन? एफबीआर की तरफ से। ये देखे ना, टैक्स पेयर तो पाकिस्तान में बेतहाशा है। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि तकरीबन 6 मिलियन के करीब जो हैं वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं, और 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से तकरीबन 60-70 हज़ार ही जो है वो रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब ये इतने सारे जो टैक्स पेयर बैठे हुए हैं जिन्होंने वो 19,000 अरब रुपया देना है इस साल में, उनको अगर किसी लॉ की प्रोविजन में कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, तो उनके लिए तो ये सबसे बेहतर यही होगा ना कि पहले उसकी इंटरप्रिटेशन एफबीआर से ले ली जाए कि एफबीआर के ख्याल में इस प्रोविजन का क्या मतलब है। जब एफबीआर अपनी इंटरप्रिटेशन दे देगा, तो इसका मतलब है कि टैक्स पेयर को एक चीज को तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई एफबीआर ने इस प्रोविजन को इस तरह से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो सर्कुलर क्या होता है जी? ये एफबीआर की इंटरप्रिटेशन होती है। अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट या ऑर्डिनेंस, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे अभी इस दफा बजट आया है ना, तो बजट में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस आती है ना, चाहे वो सेल्स टैक्स में आए चाहे वो इनकम टैक्स में आए, उसको एफबीआर हर साल जो है ना एक सर्कुलर के थ्रू एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मेरे ख्याल में इस दफा वाली जो है अभी तक नहीं आई, चेक कर लेते हैं। इस दफा एफबीआर जरा स्लो है मेरी तरह, जिस तरह मैंने अभी तक बुक को ऐसे उस तरह अपडेट नहीं कर पाया। एफबीआर भी जो है ना, ना तो उसने कोई लॉ शू दिया है और ना ही कोई सर्कुलर वगैरह मेरे ख्याल में आया है। वरना ये 17 तारीख हो गई है तो तकरीबन इस टाइम पे आ जाता होता है। और जल्दी चेक कर लेते हैं।
ये आप उसी तरह एफबीआर की साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे सारे सर्कुलर्स भी पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये देखिए सबसे लेटेस्ट जो सर्कुलर है वो 14 अक्टूबर 2024 पे आया हुआ है। उसके बाद से अभी तक सर्कुलर आया ही नहीं है। ठीक है, तो इस जैसे ये देखिए पिछली दफा वाला पड़ा हुआ है, ये पिछली दफा 29 को आया है। यानी जो पिछला साल बजट में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस आई थी ना, वो एफबीआर ने 29 जुलाई 2024 पे एक सर्कुलर इशू किया, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे ख्याल में ये जो चेंजेस आए, ये इनका मतलब ये इस तरह से है। ठीक है, 25 पेजेस के ऊपर है। इसी तरह अगर रिटर्न की डेट में कोई एक्सटेंशन वगैरह देनी हो, तो वो सर्कुलर के थ्रू वो एक्सटेंशन दे देते हैं। ठीक है, कोई और भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो वगैरह तो वो थ्रू सर्कुलर कर देते हैं। जैसे ये देखें, बाकी तो प्रोसीजर नॉर्मल सी हैं। ये एक 2022 में एक सर्कुलर आया जी, सर्कुलर नंबर 5। इसमें उसने बताया जी जो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर लॉ में एक सेक्शन है। तो उस वक्त ये क्लियर नहीं हो पा रहा था 2022 में कि फॉरेन रेमिटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो उन्होंने फिर एक सर्कुलर के थ्रू एक्सप्लेन किया कि भाई फॉरेन रेमिटेंस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया, एंड सो ऑन करते कराते अ, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है वो। जब आएगा तो टॉपिक तो फिर आपको समझा दूंगा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, चल अभी सिर्फ आपको जो कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो अभी सिर्फ बताने का पर्पज ये है कि जहाँ पे भी जरूरत हो एफबीआर को कोई भी लॉ की प्रोविजन को एक्सप्लेन करने का के लिए, तो एफबीआर उसको थ्रू सर्कुलर एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है जी, जो ऐसा चीज़ है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, कि सर्कुलर या एफबीआर जो है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। एफबीआर कानून नहीं बना सकता। जब एफबीआर कानून नहीं, अनलेस के स्पेसिफिकली एफबीआर को कोई पावर जो है वो अपनी पार्लियामेंट जो है अपनी पावर डेलीगेट कर दे। ठीक है, तो एफबीआर ने अगर कोई सर्कुलर इशू किया है, क्या वो टैक्स पेयर पे बाइंडिंग होगा जी? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एफबीआर कानून बना ही नहीं सकता। अगर उसने कोई इंटरप्रेट कर दी है लॉ की प्रोविजन की, तो वो एफबीआर की इंटरप्रिटेशन है ना। आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। जब आप उसके अगेंस्ट चले जाएंगे तो क्या होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सर्कुलर जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर तो बाइंडिंग नहीं होता, ये बात आपने हमेशा के लिए याद रखनी है। ठीक है, रूल्स की भी बात नहीं हो रही, जब भी हम सर्कुलर पढ़ रहे हैं रूल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, तो अब अब जरा मैं एफबीआर की अगर बात कर लूँ, तो एफबीआर में इनकम टैक्स की अथॉरिटीज जो हैं वो आपने अपने कैफ लेवल पे पेपर में पढ़ी होंगी। मैं दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ जी, थोड़ा सा बेसिक सा उसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। कि सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना पाकिस्तान में, वो है जी एफबीआर, यानी बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ पे है जी एफबीआर? उसका दफ्तर कहाँ पे है, इसका ऑफिस कहाँ पे है? वैसे तो आपके हर शहर में एफबीआर के ऑफिस हैं, लेकिन जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सेंट्रल ऑफिस है, जिस तरह हेड ऑफिस होता है ना किसी भी कंपनी का, बिल्कुल इसी तरह एफबीआर का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उसका कोई भी एक पर्टिकुलर जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं जी? एफबीआर का चेयरमैन। ठीक है, एफबीआर का जो चेयरमैन है ये ऑब्वियसली इस्लामाबाद में बैठता है। जैसे आजकल कौन है जी? वो लंगड़ियाल मेरे ख्याल में इस तरह का कोई नाम है, क्यों जी? कोई नाम पता है किसी को? हाँ, राशिद महमूद लंगड़ियाल। ठीक है जी, अच्छा। अब ये जो एफबीआर जो कि प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में है, इनके अंडर ना डिफरेंट रीजनल ऑफिस होते हैं। ठीक है, मेन आपको पता है कि तीन ही है। कराची सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है टैक्स के अंदर, फिर उसके बाद लाहौर है, फिर आपका इस्लामाबाद तो चले उधर ही है, और फिर उसके अलावा बाकी भी फैसलाबाद आ जाएगा उसके अंदर, फिर आपका जो है वो पेशावर आ जाएगा, क्वेटा, इसी तरह वो सारे, गुजरांवाला वगैरह, वो सारे। तो एफबीआर का एक हेडक्वार्टर है जी इस्लामाबाद में, और फिर इसके अंडर जो है वो डिफरेंट रीजनल ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मोस्टली स्टूडेंट इस वक्त लाहौर से हैं, तो लाहौर में भी एफबीआर का आपको एक दफ्तर मिलेगा वहाँ पे, नाबा रोड पे। ठीक है जी, इसी तरह कराची में मिलेगा, इसी तरह फैसलाबाद में, जहाँ से भी आप लोग हैं। अब वो जो रीजनल ऑफिस होते हैं ना, रीजनल ऑफिस में, अब रीजनल ऑफिस में भी तो कोई एक बंदा हेड होना चाहिए ना। तो लाहौर ऑफिस जो है, लाहौर का एफबीआर का दफ्तर है, उसका हेड कौन होगा जी? उसके लिए उन्होंने एक डेजिग्नेशन बनाई हुई है जिसे कहते हैं चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये समझ लें, इसका पहले नाम रीजनल ही होता था, रीजनल रीजनल कमिश्नर, लेकिन अब उन्होंने इसको चीफ कमिश्नर कर दिया हुआ है। ठीक है, ये रीजनल हेड होता है। बाज दफ्तरों में आपको बाज एरियाज में आपको एक से ज्यादा चीफ कमिश्नर भी मिलेंगे। जैसे लाहौर है तो लाहौर में दो चीफ कमिश्नर है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, क्योंकि उन्होंने एलटीयू और आरटीयू दो बनाए हुए हैं ना। एलटीयू में लार्ज टैक्स पेयर्स जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो एलटीयू में चले जाते हैं, और रीजनल टैक्स ऑफिस जो है आरटीओ, उसमें छोटे छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स वगैरह और ये छोटी मोटी कंपनीज, और एलटीयू में बड़े बड़े जो पाकिस्तान की 40-50 कंपनी है, लाहौर की 40-50 कंपनी, इसी तरह कराची में है इसी तरह। तो तो लाजमी नहीं है कि ये जो रीजनल हेड है, यानी जो चीफ कमिश्नर है, ये एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन जनरली एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान है, तो मुल्तान टैक्स ऑफिस का एक ही चीफ कमिश्नर होगा। ठीक है, इसी तरह से गुजरांवाला है तो वहाँ पे भी एक ही होगा। कराची में भी हो सकता है, मेरे ख्याल में 3-4 होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो कराची सबसे बड़ा है।
अच्छा, इन जो चीफ कमिश्नर्स होते हैं ना, इनके अंडर एक पूरा स्टाफ होता है। जिस तरह किसी भी एक कंपनी में एक सीईओ होता है ना, तो वो सीईओ है, उसके अंडर फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं। सीएफओ होता है उसके अंडर मार्केटिंग का हेड होता है, उसके अंदर कोई एचआर का हेड होगा, उसके अंदर सप्लाई चेन का हेड होगा, उसके अंदर इंटरनल ऑडिट का कोई हेड होगा, एंड सो ऑन, इस तरह करके। बिल्कुल इसी तरह से ये जो चीफ कमिश्नर है ना, इसके अंडर फिर एक पूरा स्टाफ होता है। उसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है ना, वो होता है जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। होता क्या है कि वो, जैसे हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, कि वो 19,000 अरब का टारगेट सेट हो गया हुआ है, जिसमें 14,000 अरब जो है वो टैक्सेस के हैं। अब वो 14,000 अरब का, जैसे मैंने आपको बताया था, कि एक तो वो मंथ वाइज उसकी मॉनिटरिंग होती है, ऑब्वियसली उसका एक बजट बना होगा। उस बजट में रीजन वाइज भी उसका ब्रेकअप होता है, कि भाई लाहौर ऑफिस को टारगेट दिया गया है कि जुलाई के महीने में लाहौर ऑफिस ने 500 अरब कलेक्ट करना है, कराची ऑफिस ने 1,000 अरब कलेक्ट करना है जुलाई के महीने में, एंड सो ऑन। इस तरह रीजन वाइज वो टारगेट उसके अंदर सेट होता है, ठीक है जी। और वो जो लाहौर ऑफिस वाले ने 500 अरब कलेक्ट करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जी? वो चीफ कमिश्नर की है। एफबीआर का जो चेयरमैन होगा, उसने तो चीफ कमिश्नरों से पूछना है ना, सारे चीफ कमिश्नरों से, कि भाई तुम्हें 500 का टारगेट था, तुमने अचीव किया कि नहीं किया। कराची वाले से पूछना, भाई तुम्हें 1 अरब का टारगेट था, 1,000 अरब का, तुमने क्यों नहीं किया अचीव, क्या मसला मसाइल है, मुझे बताओ। एंड ऑब्वियसली एफबीआर का जो चेयरमैन है, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर के चेयरमैन से पूछना, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब ये जो चीफ कमिश्नर है, इसका जो प्राइमरीली जो रोल होता है ना, वो रीजनल सीईओ का होता है। इसने टैक्स पेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना होता, ठीक है। बहुत ही कम, कुछ इक्का दुक्का कुछ प्रोविजन है लॉ के अंदर, जिसमें टैक्स पेयर को ये राइट दिया गया है कि वो डायरेक्टली चीफ कमिश्नर के पास जा सकता है, ठीक है। या अगर कमिश्नर ना माने, तो वो चीफ कमिश्नर के पास जा सकता है। वो थोड़ी बहुत प्रोविजन है, वो जब आएंगी तो हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल आपने जेल में रखनी है ये बात, कि ये जो चीफ कमिश्नर है, इसकी इंटरेक्शन टैक्स पेयर से नहीं होती, ठीक है। टैक्स पेयर की इंटरेक्शन कहाँ पे होती है जी? उसकी इंटरेक्शन स्टार्ट होती है इस बंदे से, कमिश्नर से। कमिश्नर सीआईआर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। सीआईआर का वर्ड आपको अक्सर जगह पे मिलेगा, जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे सीआईआर आपने, जहाँ पे भी लिखा होगा, सॉरी, सीआईआर, उसका मतलब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब ये जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, ऑब्वियसली इसके नीचे एक पूरी प्लटून होगी, पूरे इसके स्टाफ मेंबर्स होंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इस चीफ कमिश्नर के अंडर एक बंदा होता है जी, जो इसका असिस्टेंट होता है, एडिशनल कमिश्नर। इसको एडी एडीसीआर भी कहते हैं, एडीआईआर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंडर ये डिप्टी कमिश्नर होता है जी। ये डिप्टी साहब जो होते हैं, इनके अंडर एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। ये मोस्टली पाकिस्तान में ये जो लोग हैं ना, ये सारे आपके सीएसएस ऑफिसर हैं, ठीक है। ये जो भी बंदा सीएसएस करता है, वो डायरेक्टली टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे भर्ती हो जाता है, ठीक है। चाहे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़नी ना आती हो, वो मोस्टली को नहीं आती, कभी जाके मिलकर देख लो, ठीक है। बहरहाल, वो एक सिस्टम है हमारे पाकिस्तान का, वो चल रहा है, वैसे ही चलेगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे सीएसएस ऑफिसर जो है, वहां से वो बेसिकली अपने कैरियर का स्टार्ट करते हैं। करते करते प्रोग्रेस करते करते यहाँ तक चले जाते हैं, कमिश्नर बन जाते हैं। और उनमें से कुछ एक आधा बंदा जो है वो रेयर टू रिटायरमेंट जो है वो चीफ कमिश्नर भी बन जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। अब ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है जी, ये डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्टेबल है, उसका असिस्टेंट है। ये पूरी हायरार्की है इसी तरह। डिप्टी जो है वो एडिशनल को है, एडिशनल जो है वो कमिश्नर को है, और कमिश्नर जो है वो चीफ कमिश्नर को रिपोर्टेबल होता है, ठीक है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है जी, इनके अंडर फिर नहीं नहीं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस तो कोई अलग से कोई चीज़ होगी। ये जो चीफ कमिश्नर वाला मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये सिर्फ एफबीआर में है, मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी। हो सकता है बाकी के कुछ डिपार्टमेंट्स में भी इस तरह से उन्होंने बनाया हो स्ट्रक्चर, लेकिन मैं आपको विद रेफरेंस टू एफबीआर बता रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ये मुझे इसका भी फ्रैंकली नहीं पता ये क्या चीज़ है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी का कोई डिपार्टमेंट है, क्या है जी ये? कोई ऑफिशियल कोई ये है या? मुझे नो आइडिया, जिसका कोई आइडिया नहीं है किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो असिस्टेंट, अब मैं वापस इस पे आ रहा हूँ जी, एफबीआर वाली किताब जो मैं आपको बता रहा था, कि असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है, इसके अंडर जो होता है ना, वो ऑपरेशनल लेवल का या मिडिल लेवल के, मिडिल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो इसके अंडर होते हैं, ठीक है। इसमें टैक्सेशन ऑफिसर हैं, ऑडिटर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के जो लोग हैं, वो इन लोगों को असिस्ट करने के लिए होते हैं। असिस्ट करने के लिए क्या होता है, काम ये करते हैं सारे, ठीक है। बाकी सारे वेले हैं मोस्टली।
एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा, जैसे अभी इस दफ़ा ना लॉ में एक चेंज आई है। इस दफ़ा नहीं आई, वो आज से 4-5 महीने पहले आई थी। उसमें उन्होंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्वालिफाइड, और जो ACCA क्वालिफाइड है, उनको भी उन्होंने इसकी डेफिनेशन में डाला हुआ है। यानी ऑडिटर्स वगैरह और इंस्पेक्टर्स वगैरह और टैक्सेशन ऑफिसर्स वगैरह में जो फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको भी वो भर्ती कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, हुए भी है, क्योंकि आपकी नॉलेज में है। इवन मैं ऐसे लड़के को भी जानता हूँ जिसके सारे के सारे आर्टिकल ऑडिट में थे, लेकिन उसने क्वालिफाई कर लिया और उसको FBI ने रख लिया। ठीक है, मैं हमें 2 लाख वो सैलरी भी दे रहे हैं। इस तरह का कुछ है सीन। तो पहले नहीं था। अभी उन्होंने जस्ट रिसेंटली लॉ में अमेंडमेंट करके ऑडिटर की डेफिनेशन में, थर्ड पार्टी की डेफिनेशन में, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ACCA क्वालिफाइड और ICMS को भी डाल दिया है। तो बेहतर है कि वो उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है जी इस डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये हम आज से देखी हुई बता रहे हैं जी कि उनका कोई सीनियर है, वो उसके सारे ऑडिट में आर्टिकल्स लेकिन उन्होंने FBI में रख लिया। ठीक है, बहरहाल वो इन कमिश्नर से काफी बेहतर होगा, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक। जो आपका सीनियर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका इवन ऑडिट में भी एक्सपोजर है, वो मैक्सिमम 2-3 महीने में वो काम उसको समझ आ जाएगी, जो ये असिस्टेंट कमिश्नर को भी पता नहीं होता। तो बेहतर है फिर भी अप्रोच ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब होता क्या है कि जो, हाँ, एक बात और आपने याद रखनी है कि इनके नंबर जो है ना वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड इन एनी पर्टिकुलर सिटी। लाहौर है तो लाहौर में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो 100 के करीब होंगे कमिश्नर। ठीक है, लाहौर में फॉर एग्जाम्पल जो है वो 15 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पेयर्स हैं। तो वो 15 लाख बंदों को एक कमिश्नर तो नहीं देख सकेगा ना। तो उन्होंने डिफरेंट कमिश्नर्स जो डेजिग्नेट किए हुए हैं ना, उनको डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पे या डिफरेंट क्राइटेरियाज की बेस पे क्लाइंटेज डिवाइड किए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी कि लाहौर में या कराची में उन्होंने दो बनाए हुए हैं डिवीजन। LTU, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के नाम से एक यूनिट है, और RTU, रीजनल टैक्स ऑफिस के नाम से एक यूनिट है। LTU में जो बड़े बड़े लाहौर के 50 टैक्स पेयर्स होंगे ना, उनके पास ऑब्वियसली नंबर सारे अवेलेबल होते हैं ना FBI के पास, वो उसमें चले जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको पता है कि भाई ये वाले जो 50 हैं, इनसे जितना टैक्स आना है ना, बाकी के जो 14-15 लाख रजिस्टर्ड है ना हमारे, उनसे उतना नहीं आना जितना इन 50 से आ जाना है। तो बजाय इसके कि हम अपनी एफर्ट जो है उन पे लगाएं, उन 14-15 लाख लोगों पे, उस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए, ये जो 50 है इन्हीं पे लगाते हैं, ताकि इनसे रिकवरी भी जब, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो एक एक क्वार्टर में 3-3, 4-4 अरब रुपए का टैक्स दे देती है। ठीक है, तो इवन पूरा जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे इंडिविजुअल ऐड कर लो तो भी वो इतना टैक्स नहीं देते होंगे जितना एक कंपनी दे देती है। तो बहरहाल बाकी के जो 14-15 लाख टैक्स पेयर्स है, उनकी भी तो मॉनिटरिंग करनी है ना। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स स्टाफ भर्ती किया हुआ, कमिश्नर रखे हुए हैं। कमिश्नर के अंडर एडिशनल कमिश्नर और क्लाइंट्स को डिवाइड किया हुआ। ठीक है, वहीं एक जमाना था जिसमें उन्होंने क्लाइंट्स को अल्फाबेटिकली डिवाइड किया हुआ था। अब मुझे एग्जैक्ट उतना आइडिया नहीं है, अब वो ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन पहले एक जमाने में क्या था कि जो भी क्लाइंट अल्फाबेट A से शुरू होगा ना, वो फलाने फलाने कमिश्नर के पास जाएगा। जो भी क्लाइंट अल्फाबेट B से शुरू होगा वो इसके पास जाएगा। ठीक। अब एक और जो रीजनेबल बेसिस है वो सेक्टर वाइज है कि भाई फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो ये 8 कमिश्नर या 10 कमिश्नर देखेंगे। बैंकिंग सेक्टर जो है वो ये 15 कमिश्नर देखेंगे। ठीक है जी, एंड सो इस तरह से करके उन्होंने जो है वो सेक्टर वाइज जो है वो सेक्टर बनाया। अब होता क्या है जी कि वो जो सेक्टर वाइज उन्होंने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल जितने भी हैं सैलरीड, उनको ये 10 कमिश्नर ये वाले देखेंगे। ठीक है, उन 10 कमिश्नरों को फिर आगे उन्होंने एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड कर दिया कि भाई जो बंदा मॉडल टाउन में रहता है या जो बंदा डिफेंस में रहता है, उसको फलाना फलाना कमिश्नर देखेगा। जो बंदा जौहर टाउन में रहता है या जो बंदा गुलबर्ग में रहता है, उसको ये फलाना फलाना बंदा देखेगा। तो इस तरह से करके उन्होंने, मुझे उसका आइडिया नहीं थी किस बेसिस पे उन्होंने की हुई है, बहरहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से करके उन्होंने कोई ना कोई बेसिस सेट की होगी। तो अब आप फॉर एग्जांपल लाहौर में गुलबर्ग में रह रहे हैं, तो आपको अगर कल को नोटिस आना है ना, तो वो नोटिस जो है वो गुलबर्ग वाला जो कमिश्नर जिसको गुलबर्ग वाला एरिया डिजाइन डेजिग्नेट किया गया है, उस कमिश्नर की तरफ से आपको नोटिस आएगा। ठीक है जी, ये बात एक बताने वाली ये थी। अच्छा, ये सारी अथॉरिटीज जो हैं इसी हायरार्की में एक दूसरे को की असिस्टेंट होती हैं, एक दूसरे की सबॉर्डिनेट होती हैं। और FBI जो है वो ऑब्वियसली इन सबको अपॉइंट करता है। FBI का जो चेयरमैन होता है उसके पास पावर होती है। आप अक्सर, आप अगर मीडिया को देखते हैं, फॉलो करते हैं, या न्यूज़पेपर्स वगैरह को, न्यूज़पेपर तो खैर आजकल कोई नहीं देखता, मीडिया वगैरह पे, तो उसमें अक्सर ये FBI के चेयरमैन की तरफ से डिफरेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि भाई आज FBI के जो चेयरमैन है उसने फलाने बंदे को प्रमोट कर दिया, एडिशनल से कमिश्नर बना दिया, फलाने बंदे को ट्रांसफर कर दिया लाहौर से मुल्तान, फलाने बंदे को कराची भेज दिया, एंड सो ऑन। ये सारी जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स वगैरह हैं, ये सारा इनका जो इख्तियार होता है वो FBI के चेयरमैन के पास होता है। ठीक है, चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अच्छा, तो अब आप ये सारी, आपको एक तो मैं जनरल से एक ओवरव्यू दे दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो सर्कुलर है, फेडरल कैबिनेट का कोई ताल्लुक नहीं होता चेयरमैन से। चेयरमैन जो होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो सर्कुलर है, मैं ये आपको ये बताया कि ये FBI की इंटरप्रिटेशन होती है
अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब अगर, अच्छा सॉरी, एक चीज और इससे पहले, कि एक तो इस्लामाबाद में जो एफबीआर है उसका हेडक्वार्टर है, वहां पे एफबीआर का चेयरमैन बैठता है। इसी तरह ना वहां पे जो लोग बैठते हैं ना उनको कहते हैं मेंबर। मेंबर पॉलिसी है कोई, ठीक है। ये अगर मैं एफबीआर की साइट पे जाऊँ, सॉरी यहीं पे इसी को अगर मैं ओपन कर लूँ। अब ये जैसे देखें, ये वाला जो सर्कुलर था ना, ये किसने लिखा हुआ है जी? ये मोहम्मद साजिद अहमद है, जो सेक्रेटरी है इनकम टैक्स पॉलिसी का। जो टैक्स की जो पॉलिसी उनका कोई डिवीजन उन्होंने बनाया होगा एफबीआर में, उसका कोई हेड होगा ऑब्वियसली, तो उसने जो है वो ये सर्कुलर ड्राफ्ट किया है, ठीक है। फिर ये एसए टू चेयरमैन है एफबीआर। फिर एसए टू मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी है। फिर मेंबर ऑपरेशंस भी होता है वहाँ पे इस्लामाबाद में। फिर मेंबर आईटी भी होता है ऑब्वियसली, आजकल तो चूंकि सारी फाइलिंग आईआरएस के थ्रू ऑनलाइन हो रही है, तो मेंबर आईटी भी एक बड़ा मेजर डिपार्टमेंट है एफबीआर के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने सारे चीफ कमिश्नर को भी सर्कुलेट किया हुआ है सर्कुलर एंड सो ऑन। तो इस्लामाबाद में सिर्फ एफबीआर का चेयरमैन नहीं बैठता। एफबीआर का चेयरमैन तो एक सारी मोनियल सी समझ लें पोजीशन है। असल में तो उसके उसको असिस्ट करने के लिए भी वहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स बैठते हैं। इसमें मेंबर पॉलिसी है, मेंबर आईटी है, मेंबर जो है ये भी कौन सा था, मेंबर ऑपरेशंस है, ठीक है। रिफंड का भी एक मेंबर होता है जो रिफंड वगैरह सेंक्शन करता है, और इनका भी वहाँ पे पूरा पूरा एक स्टाफ होता है, ठीक। तो अब ये मेंबर, इनकम टैक्स मेंबर पॉलिसी ने एक सर्कुलर इशू कर दिया। क्या ये जो सारे लोग हैं नीचे सबॉर्डिनेट एफबीआर के, वो एफबीआर है मेंबर जो पॉलिसी है, ये इनकार कर सकते हैं उसको कि भाई मैं तो नहीं मानना सर्कुलर तेरा, उन्होंने जो लिखा है वो गलत है? क्यों जी? पॉसिबल है, वो कहेगा आप बिल्कुल ना माने, लेकिन आप फिर निकल जाए नौकरी से, ठीक है। आप कल को रिजाइन दें, घर जाएं, घर जाके जो मर्जी करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने एफबीआर का पार्ट रहना है, तो आपको बीइंग द सबॉर्डिनेट टू एफबीआर, जो भी एफबीआर इंस्ट्रक्शन इशू करेगा वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगी, ठीक है। इसलिए ये बात आपने याद रखनी कि सर्कुलर जो होता है ना वो बाइंडिंग होता है ऑन टैक्स अथॉरिटीज। यानी ये जो सारे लोग हैं ये वाले, ये इनकार नहीं कर सकते। तो एफबीआर ने जब एक चीज की इंटरप्रिटेशन कर दी 6 मिलियन टैक्स पेयर्स के लिए, तो उन 6 मिलियन टैक्स पेयर्स के जो भी रेलिवेंट कमिश्नर्स हैं उनके लिए तो ये मस्ट है कि वो उसको फॉलो करें। लेकिन अब हम आ जाते हैं जी टैक्स पेयर की तरफ। टैक्स पेयर कहता है नहीं भाई, मैं तो नहीं इस बात से मानता, मैं तो इस सर्कुलर को नहीं मानता, ये तो एफबीआर ने अपनी फेवर में जानबूझ के इंटरप्रिटेशन दे दी है। मेरे तो ख्याल में इंटरप्रिटेशन इस प्रोविजन की ये बनती थी, अगर इस इंटरप्रिटेशन को माना जाए जो मेरे ख्याल में बनती थी, तो टैक्स नहीं लगता या टैक्स का रेट कम है। और अगर एफबीआर की इंटरप्रिटेशन को माना जाए तो फिर तो टैक्स लगता है, या टैक्स का जो रेट है वो ज्यादा लगता है फिर। तो मैं तो नहीं मानता एफबीआर का कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी थोड़ी है, ये कानून नहीं है जो इसने सर्कुलर बनाया है, तो मैं नहीं मानता इसको। फिर क्या होगा आप देखें। नहीं नहीं, पेनल्टी फाइन नहीं लगेगी। देखें, पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है ना, आप जरा उसको समझें। पाकिस्तान में वैसे आप लोगों ने कैफ लेवल पे पढ़ाई होगा, या आखिर पे जिसने मैसेज किया जी आप ही बताएं, फैजी, ये आप लड़का है या लड़की है जी, पहले तो ये बताएं। मेल है, अच्छा। तो फैजी साहब आप जरा ये बात बताएं कि ये पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है वो क्या है, किस तरह से टैक्स टैक्स किस तरह से पे होता है एफबीआर को, या किस तरह से रिपोर्टिंग होती है? आईआरएस पे रिटर्न फाइल होती है, ये तो प्रोसीजरल चीजें आपने बता दी ना। कौन करता है फाइल रिटर्न? असेस्ड बेसिस पे होता है। असेस्ड का क्या मतलब है जी? हाँ, असेस्ड बेसिस में और सेल्फ असेसमेंट में फर्क होता है। देखिए पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है ना वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि टैक्स पेयर को ये छूट दी गई है, वो एट लिबर्टी है, अपनी टैक्सेबल इनकम खुद कंप्यूट करे, और उस पर जो टैक्स है वो भी खुद से पे कर दे। ये सिस्टम सेल्स टैक्स में भी है। ये सिस्टम सेल्स टैक्स की जो आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उसमें डिपार्टमेंट आपकी कैलकुलेशन नहीं करता, खुद आपने अपनी इनपुट आउटपुट की लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करके लाइबिलिटी निकालनी है। सेम यही कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में भी है कि सालाना पूरे साल में तुमने कितनी इनकम कमाई है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, खुद से बताओ, वो नहीं, डिपार्टमेंट नहीं चेक करेगा। तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुमने बिजनेस इनकम कितनी कमाई है, तुमने कोई और कैपिटल गेन वगैरह या डिविडेंड वगैरह अगर कमाया है, जितना भी है वो खुद से रिपोर्ट कर दो, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। और सेल्फ असेसमेंट की बेस पे क्या होता है, आप खुद से अपनी कैलकुलेशन करके उसको रिपोर्ट कर देते हैं थ्रू रिटर्न फाइलिंग, जिसे गोशवारा भी कहते हैं, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग। जैसे ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं ना, ये बात अब आपने यहाँ से बात ये याद रखनी है जी, ये लॉ में जो टेक्निकल वर्ड यूज होता है ना वो रिटर्न नहीं होता, वो होता है जी असेसमेंट या डीम्ड असेसमेंट।
जैसे आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं आपकी असेसमेंट हो जाती है। ये लॉ में लिखा हुआ है। यानी इसका क्या मतलब है कि आपकी असेसमेंट हो जाती है? इसका मतलब ये है कि जो आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है ना, डिपार्टमेंट उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो आपकी असेसमेंट हो गई। ठीक है, डिपार्टमेंट का कोई इतराज नहीं है। ठीक है जी, एक बड़ी फैसिलिटी दी हुई है। आप बड़ी बड़ी जुरिस्डिक्शंस में चले जाएं, अच्छे अच्छे जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जो भी किसी ने पहले बताया था, वहाँ पे क्या वर्ड यूज किया था यार उसने, लड़के ने, वहाँ पे पहले आपका पहले ऑडिट होता है। आप अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो पहले आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके वहाँ की टैक्स की अथॉरिटीज को जमा कराते हैं। जिस तरह आप लोग अकाउंटिंग में ऑडिट करते हैं ना, देखें, अकाउंटिंग में और टैक्स में इस वक्त पाकिस्तान में क्या फर्क है कि अकाउंटिंग में कभी ऐसा देखा है कि किसी भी कंपनी ने खुद से अपने फाइनेंशियल्स बनाए और वो फाइनेंशियल जो है वो स्टॉक मार्केट में या एसईसीपी को फाइल कर दिए? मैनेजमेंट अकाउंट्स, एक लिस्टेड कंपनी है, वो मानते ही नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं मानते? उन्होंने लॉ में क्या लिखा हुआ है कि भाई पहले इन अकाउंट्स को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई किससे कराओ? ऑडिटर से। इसीलिए आप लोग ऑडिट करने जाते हैं डिफरेंट कंपनीज की। और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अथेंटिकेशन जो है उनके उनके नंबर्स की, वो ऑडिटर के थ्रू है। जब तक ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में अथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं करता, जो भी उसकी वर्डिंग अथेंटिसिटी से मुराद जो भी स्पेसिफिक टू फेवर एंड सो ऑन, वो सारी उसमें कहानियां जो लिखी होती हैं रिपोर्ट में, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब तक ऑडिटर उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगाता उस ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में उन फाइनेंशियल्स के ऊपर, उन फाइनेंशियल्स को ना तो आपका रेगुलेटर एसईसीपी एक्सेप्ट करेगा, ना ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले एक्सेप्ट करेंगे, और ना ही एफबीआर करेगा एक्सेप्ट। एफबीआर भी नहीं मानता, वो भी कहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिट होती है। लेकिन फिर इसी इसी बेस को अगर चलाया जाए तो फिर जो आपकी टैक्स की जो आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो वो भी तो फिर ऑडिट होनी चाहिए थी ना पहले। पहले हर बंदे की इनकम वेरीफाई होती कि जो बंदा, एक बंदे ने अपनी रिटर्न बना ली। और मोस्टली ऐसा ही हो रहा है कि 10 में से जो 9 बंदे हैं वो पूरी इनकम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे पाकिस्तान में। ज्यादातर जो आप ये देखेंगे, ये जो 6 मिलियन के करीब जो रिटर्नें फाइल हुई है ना, इनमें से 40 या 45 लाख के करीब वो लोग हैं जो गलत डिक्लेरेशन करते हैं। ज्यादातर नील की रिटर्नें फाइल कर देते हैं सिर्फ फाइलर बनने के लिए। या कुछ लोग जो है वो 4-5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख की इनकम डिक्लेयर कर देते हैं बस। कुछ लोग समझा, ज्यादातर लोग इन 40 लाखों में से, ताकि कुछ 4, 5, 8, 10 हज़ार रुपये का टैक्स बस देना पड़े और मैं फाइलर भी बन जाऊँ और एक फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए कि भाई टैक्स दे दिया। जबकि असल में जो टैक्स बन रहा है वो 8-10 लाख नहीं बन रहा, वो 8-10 हज़ार नहीं बन रहा, वो 8-10 लाख बन रहा है, लेकिन डिक्लेरेशन नहीं कर रहे पूरी। उसकी रीजन ये है कि लॉ में ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, होना लॉजिकली ऐसे चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली अगर इस तरह से होना शुरू हो जाए कि पहले आपकी रिटर्न बने फिर उसका ऑडिट हो, तो फिर ये जो 6 मिलियन का नंबर है ये 6 से कम होकर शायद 1 मिलियन पे आ जाए। तो इसलिए वो इस तरफ एफबीआर वाले नहीं आते। दूसरी बात है, एफबीआर के पास भी रिसोर्सेज नहीं है उसको ऑडिट करने के। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो काम हो गया खत्म। जैसे इस साल में क्या होगा कि इस साल में अब सितंबर के ऊपर जाके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल अपनी अपनी कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करके जो भी उसकी टैक्सेबल इनकम और जो लायबिलिटी होगी वो रिटर्न फाइल के थ्रू रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एफबीआर जो है वो, ये जो रिटर्न एफबीआर के पास आ जाती है ना, इनकी स्कैनिंग शुरू करता है। ठीक है, स्कैनिंग के लिए ये लोग हैं सारे, ये वाले, ये कमिश्नर से ऑनवर्ड्स, ये सारे, इनका एक काम ये भी है कि भाई इन रिटर्नों की स्कैनिंग करो। और लॉ में ना एक सेक्शन लिखा हुआ है जी, सेक्शन 122। ये जो सेक्शन है ना, ये है सेक्शन 120, डीम्ड असेसमेंट, कि जैसे ही तुमने रिटर्न फाइल की तुम्हारी असेसमेंट हो गई। एक सेक्शन है जी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ये सेक्शन 122 है। इनकम टैक्स का बता रहा हूँ, सेल्स टैक्स में भी इसी तरह से है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है ना, इसमें एफबीआर को कहा गया है कि भाई अगर तुम्हारे पास कहीं से डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाए। अब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी जी? हो सकता है आपका ऑडिट ऑडिट किया हो एफबीआर ने बाद में। एफबीआर के पास ऑडिट की भी पावर है। एफबीआर अपनी मर्जी से किसी भी बंदे को ऑडिट के लिए सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो 6 मिलियन लोग हैं, किसी का एफबीआर ने ऑडिट किया और उस ऑडिट के दौरान पता चल गया कि भाई इसकी इनकम तो 10 लाख रुपए थी, इसने रिपोर्ट जो है वो 2 लाख की हुई है। तो ये ऑडिट से एफबीआर के पास इन्फॉर्मेशन आ गई। या अदरवाइज अदरवाइज ज्यादा यूज होता है। मिसाल के तौर पे एफबीआर के पास डाटा आया कि भाई इस साल में किस किस बंदे ने गाड़ी खरीदी है। एक्साइज वालों का डाटा एफबीआर के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, उस गाड़ी का जो डाटा था वहां से उसने देखा कि भाई इस बंदे ने तो ड्यूरिंग द ईयर ये 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी हुई है। जबकि इसकी रिटर्न में मैं जाता हूँ तो इसकी रिटर्न में तो वो गाड़ी डिक्लेयर ही नहीं है। तो ये कहाँ से आए पैसे इसके पास? इसका मतलब है ये बंदा अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा प्रॉपर। ठीक है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है डेफिनेट। यही इसी तरह से प्रॉपर्टी का डाटा एफबीआर के पास आ सकता है। ठीक है, मेजर 2-3 काम ही है ना पाकिस्तानियों के, या प्रॉपर्टी खरीद लेनी है या गाड़ी खरीद लेनी है। ठीक है, गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, और क्या है शौक। मेजर मेजर यही यही सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट के। क्रिप्टो शिप्टो में कोई नहीं जा रहा, वो तो मम्मी डैडी लोग कुछ जाते हैं। जो असल पैसा है वो तो इधर ही पार्क है ना, प्रॉपर्टी के अंदर। और हाँ, गोल्ड है। ठीक है,
गोल्ड में आप कह सकते हैं। हाँ, फोन शोन खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, ये भी बहुत वो मसला है बंदे का आजकल, मोबाइल खरीदना। तो वहां से एफबीआर के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास आ जाए ना, जो कि डेफिनेट हो, उसमें फिर एफबीआर को पावर दी गई है कि भाई वो आपकी असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। अमेंड का मतलब कि उसको चेंज कर सकता है। चेंज करेगा तो ऑब्वियसली आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसी सर्कुलर की तरह मैं वापस आ रहा हूँ, बाकी कहानी ऑब्वियसली हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे सारी, कि एफबीआर ने एक सर्कुलर इशू किया, जिसकी बेस पे टैक्स का जो रेट था ना वो था 10%, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें एफबीआर ने इंटरप्रेट किया कि भाई टैक्स का जो रेट लगेगा ना वो 10 लगेगा। आपने कहा नहीं भाई, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है ना इस प्रोविजन की, वो तो ये है कि रेट 5% लगेगा। आप क्या करोगे, आप अपनी रिटर्न 5% के ऊपर फाइल कर दोगे, अपनी इनकम कंप्यूट करके रिटर्न फाइल कर दी 5% के ऊपर। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा जी, ये 122 आपकी रिटर्न को स्कैन करेगा। स्कैन करके देखेगा कि भाई हाँ जी मेरे पास तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ गई। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है, कि एफबीआर की तरफ से सर्कुलर इशू हुआ है कि भाई इस पे तो रेट 10 है। कमिश्नर को पता चल गया। कमिश्नर क्या करेगा, आपकी असेसमेंट को अमेंड कर देगा। अमेंड करके आपको 10% रेट लगा देगा। आपने 5 लगाया हुआ था, बाकी का जो 5% डिफरेंशियल है वो कहेगा भाई पे कर दो, ठीक है। एफबीआर जब भी आपकी असेसमेंट को अमेंड करता है ना, तो आपको फिर एक रिवाइज्ड डिमांड नोटिस इशू करता है, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि भाई तुम्हारा मैंने असेसमेंट अमेंड, असेसमेंट अमेंड भी ऐसे नहीं हो जाती। ये नहीं है कि बस एक वेरी फाइन मॉर्निंग उसने आपको नोटिस असेसमेंट अमेंडमेंट का ऑर्डर दे दिया, ऐसा नहीं होता। पहले आपको शो कॉज करता है, कन्फ्रंट करता है आपको कि भाई मैं आपको ये पॉइंट्स अलेज कर रहा हूँ, मुझे शो कॉज करता है, मुझे साबित करो कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है। आपको इवन आपकी पर्सनल हियरिंग भी होती है। ये जो आपके जितने भी टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं ना, आपकी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं या आपकी सीए की भी फर्म्स हैं, इवन लोकल भी, इनके जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है। कमिश्नर से जाके मिला उनको, 122 के जो नोटिस आए होते हैं उसकी कंप्लायंस उनके साथ डिस्कशन की डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, फिर उनको जवाब दिया, तो पूरा सारा एक पूरा प्रोसेस चलता है। और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट एफबीआर का जो कमिश्नर होता है ना, वो एक ऑर्डर कर देता है, जिसमें वो कहता है नहीं भाई तुम्हारा जो टैक्स है वो 5 लाख नहीं बनता, 10 लाख बनता है। ये बाकी का जो 500,000 बन रहा है ना डिफरेंशियल, मैं तुम्हें इसका डिमांड नोटिस दे रहा हूँ, जमा कराओ, ठीक है जी। वो जो डिमांड नोटिस होता है ना, उसमें नॉर्मली ये रिक्वायरमेंट है, लोग ये याद रखिएगा, 30 डेज का टाइम हमेशा दिया जाता है, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर जमा कराओ 5 लाख रुपए। अब आपके पास दो ऑप्शन है जी, या तो आप उसकी बात मान लें और 5 लाख रुपए जमा करा दें, या दूसरा ऑप्शन क्या है जी, मोहम्मद वसीम आप बताएं। हाँ, आप अपील में चले जाओ। आप अपील कर दें, ठीक है। अपील के लिए पाकिस्तान में 4 फॉरम्स हैं जी टैक्स के, ठीक है। हम टैक्स की अपील की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, यानी जो एपलेट फॉरम्स हैं। नहीं नहीं, अगर आप अपील करना चाह रहे हैं तो फिर पेमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो फॉरम है जी अपील का, वो है जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के नाम से। CIR अपील भी कहते हैं इसको, ठीक है, CIRA, लिख लें बल्कि यहाँ पे। जो दूसरा फॉरम फॉरम है जी, वो है जी एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, इसको ATIR भी कहते हैं। तीसरा जो फॉरम है जी ये है हाई कोर्ट। और जो लास्ट फॉरम है जी वो ऑब्वियसली अपील का जो फॉरम है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये इस दफ़ा बजट में ना चेंज आ गई है जी, और ये अब आपने याद रखनी है। पहले ये पिछले साल भी चेंज आई थी, लेकिन वो चेंज सिर्फ एक साल ही रही। और अब उन्होंने वो वापस पुराने वाला जो मैकेनिज्म है अपील का, वो दोबारा से इस साल जुलाई 2025 से ऑनवर्ड्स उसको रिस्टोर कर दिया है। वो मैकेनिज्म क्या है जी, कि पहले अपील फाइल होगी कमिश्नर अपील्स के पास, वहां से नहीं रिलीफ मिलता तो ATAR में जाएंगे, वहां से नहीं रिलीफ मिलता तो हाई कोर्ट में, और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में। ये 4 फॉर्म दोबारा से री इंस्टेट हो गए हैं। जो पहले चेंज आई थी पिछले साल में, वो चेंज ये थी कि भाई अगर जो उसने आपको डिमांड नोटिस दिया है ना, उसमें अगर 20 मिलियन से ज्यादा की डिमांड है, यानी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अगर डिमांड है, तो स्ट्रेट अवे अपील कहाँ पे होनी थी जी, ये फॉर्म बीच में से उन्होंने निकाल दिया था, सीधा ट्राइब्यूनल में। अब उन्होंने वो बात खत्म कर दी, वापस वही पुराने वाला सिस्टम रिस्टोर कर दिया है। सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि भाई अगर वो चाहता है कि भाई मैं इधर नहीं जाना कमिश्नर अपील्स के पास, तो वो डायरेक्ट इधर जा सकता है। टैक्स पेयर को ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली कोई भी बंदा वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, जब उसको पता है कि भाई मेरे पास ये फॉर्म एक और अपील का अवेलेबल है, तो वो क्यों उसको एग्जॉस्ट करेगा टैक्स पेयर, ठीक है। वो इधर ही जाएगा हमेशा, अनलेस कि यहाँ पे जाके उसको पता हो कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट मेरी कोई सेटिंग हो गई है किसी जज के साथ, तो मैं डायरेक्ट इधर अपील करके केस
जीत लेता हूँ, ठीक है, वरना वो प्रॉपर तरीका फॉलो करेगा यहाँ से, इसी सीक्वेंस में वो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से एक बात आगे और भी कर लेते हैं जी। ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये बेसिक से जो कॉन्सेप्ट जो हैं जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे या रिवाइज नहीं किए जाएंगे, तो आगे की जो एडवांस लेवल की चीज़ें आएंगी ना, उनमें डायरेक्टली इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत जिक्र अगर जहाँ पे भी इस तरह की किसी चीज़ का आएगा तो आपको समझ नहीं लगेगी कि बात हो क्या रही है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं पहले क्लियर करनी है। एक और सवाल या मिसकंसेप्शन अक्सर लोगों के जहन में होता है कि भाई ये डिमांड नोटिस आया, अब एक सवाल स्टूडेंट ने भी किया था, उसमें उसने 5 लाख रुपए का टैक्स तुम्हें लगा दिया। अब तुम अपील में चले गए हो तो क्या होगा, क्या वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा? क्या जवाब है जी इसका, बताएं। आखिर पे जिन्होंने मैसेज किया हुआ है, एम एम हुसनैन, आप बताएं जी। मुजाहिद वसी कह रहे हैं जी नहीं जी, पहले टैक्स देना पड़ेगा फिर अपील होगी। एनीवन एल्स जी जो ये बात कह रहा है जी, हाँ इस तरह से होगा। रिजवान शाह कह रहे हैं जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, पे करके जाएंगे। जी एनीवन एल्स जी। एक बंदा कह रहा है जी स्टे फाइल होगा। 10% विद स्टे वगैरह, देखिए अब जरा बात सुना कि एक चीज है टैक्स की डिमांड जो उसने उस नोटिस में रेज की हुई है, और सेकंड चीज है कि वो जिन इश्यूज के ऊपर आपके अगेंस्ट उसने फैसला दिया है उन इश्यूज के ऊपर डिसीजन, ठीक है। यानी ये कमिश्नर अपील में जब आपने जाना है तो कमिश्नर अपील आपकी बात सुनेगा। एक हेयरिंग की एक डेट फिक्स होगी, उसमें आप भी आएंगे, और जिस कमिश्नर ने या उसके किसी असिस्टेंट ने तो 122 की जो असेसमेंट आपकी अमेंड की हुई है ना, वो भी आता है, डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी आता है, आप भी आते हैं, दोनों की वो बात सुनता है। कमिश्नर अपील जो होता है वो तो एक ही होता है बंदा, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राइब्यूनल है यहाँ पे 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर्स। एक अकाउंटेंट मेंबर होता है और एक जो है वो जुडिशियल मेंबर होता है। अकाउंटेंट मेंबर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इवन होते हैं, ठीक है, बड़े सीनियर लेवल के आपको मिलेंगे। अकाउंटेंट मेंबर में आईसीएमएस भी होते हैं। अकाउंट और जुडिशियल मेंबर में ये वकील नॉर्मली एलएलबी वगैरह जो होते हैं ना, सीनियर किस्म के वकील, जिनका हाई कोर्ट वगैरह का भी एक्सपीरियंस हो, वो यहाँ पे जजेस होते हैं, जजेस को मेंबर कहते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट मेंबर और जुडिशियल मेंबर। तो यहाँ पे भी जिस तरह पूरा कोर्ट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कोर्ट बना होता है पूरा ट्राइब्यूनल में, एपीलेट ट्राइब्यूनल। आपका वो जो बना होता है डाइस भी होती है, और इस तरह आपको वहाँ पे आके अपना केस प्लीड करना होता है। पहले आप आते हैं या फिर या डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आता है, और इस तरह बहस होती है। वो जजेस जो है वो सवाल करते हैं आपसे, जो भी उनको अप्रोप्रिएट लगता है। उसके बाद वो अजमेंट भी अगर होती है तो वो अजमेंट भी दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना ऑर्डर लिखते हैं। महीना 1.5 महीना उसमें लगता है, ठीक है, इस तरह करके। तो अब अगर आपको पता है पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, 4 फॉरम है अपील करने के। इन चारों फॉर्म कोई भी जो टैक्स पेयर होगा जिसको थोड़ी बहुत भी अकल होगी, वो क्या ऐसा होगा कि कमिश्नर अपील से अगर फैसला अगेंस्ट हो जाए तो कहेगा यार छोड़ो यार, दे दो पैसे पे करो, जान छोड़ो। वो क्या करेगा, अगले फॉरम पे अपील कर देगा। ये पूरे के पूरे जो 4 फॉरम है अपील के उनको एग्जॉस्ट करेगा। एटीआर से नहीं मिलेगा रिलीफ, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा तो करते कराते ये सुप्रीम कोर्ट तक फैसला दे देते वो टैक्स पेयर खुद मर जाएगा। आपको कितने कितने साल लगते हैं एक एक फॉरम से फैसलाने में, यानी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो में हमें 90s के केसेस भी अभी तक चल रहे हैं टैक्स के, ठीक है। वो सुपर टैक्स का एक केस है जो पिछले 3 या 4 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब से वो सुपर टैक्स लगा है ना। यहाँ से आप चेक कर ले प्रायोरिटीज हमारे कोर्ट्स की, कि वो सुपर टैक्स के ऊपर जिसके ऊपर इतनी बेतहाशा अरबों रुपए की डिमांड्स हैं जो टैक्स पेयर पे कर रहे हैं, उन्होंने डिसीजन जो है वो अभी तक फैसला नहीं किया सुपर टैक्स के इशू के ऊपर। तो यहाँ से इतनी आसानी से, यानी इतनी आसानी से मराद के इतनी जल्दी फैसला नहीं मिलता, तो केस तो लगे रहेंगे 25-25 साल, 30-30 साल। ये जो 5 लाख रुपए की डिमांड है जो उसने निकाली हुई है, ये क्या 5 25 30 साल आपने पे नहीं करनी? ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया हुआ है। मैकेनिज्म ये डिवाइस किया हुआ है कि भाई पहले तुम इधर गए हो कमिश्नर अपील के पास, अगर तुमने टैक्स पे नहीं करना तो यहाँ से स्टे लेके आओ। स्टे ऑफ डिमांड भी से कहते हैं, ठीक है, कि भाई मैं टैक्स की डिमांड पे नहीं करनी, मुझे यहाँ से स्टे लेके दो कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू से। कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू कहता है यार ठीक है, इसको स्टे तो दो ना फिलहाल 1 महीने का, ठीक है, मैं तो भी केस सुन ही नहीं रहा इसका। लेकिन कमिश्नर ने तो इसको नोटिस दिया हुआ है, तो कमिश्नर ने तो इसे 5 लाख रुपया रिकवर करना है। तो अब कमिश्नर अगर तो कैसे रिकवर करेगा अगर टैक्स पेयर के पास स्टे नहीं ना होगा, और 30 दिन गुजर जाएंगे, तो वो फौरन जाके बैंक अकाउंट अटैच कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए, और अपील फाइल 30 दिन में अपील फाइल होनी है, फिर वो अपील की एक हेयरिंग लगेगी, उस पर जाके वो आपकी बात सुनेंगे, फिर जाके ये लोग फैसला करेंगे, तो करते कराते साल एक तो इधर ही पार हो जाता है, ठीक है। तो उस दौरान आपको कमिश्नर अपील से स्टे लेना है। अगर आपके पास डिमांड का स्टे नहीं है तो आपसे एफबीआर रिकवरी कर सकता है, ठीक है जी। यही कुछ इधर होता है, ट्राइब्यूनल से आपने स्टे लेना है जी लाजमी।
आपने देखा होगा आपके टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आप में से कोई बंदा अगर टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या आपका कोई डिपार्टमेंट है फर्म में, तो वो ट्राइब्यूनल में ना वो खुद से पेश होते हैं हर 15 20 30 दिन के बाद। उसमें ज्यादातर जो केस होता है ना वो स्टे का होता है। ठीक है, प्रेजेंट होकर स्टे लेना होता है कि भाई स्टे दे दो। अगर तुम मेरी अपील आप लोग नहीं सुन रहे, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास और भी तमाशा केसेस हैं, तो आप हमें एटलीस्ट डिमांड के ऊपर स्टे दे दें। हाँ, थर्ड स्टे चलते चलते 15 15 स्टे भी मिल जाते हैं। ठीक है जी, स्टे की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा। ये हाई कोर्ट लेवल पे जाके ना अब उन्होंने एक एक कंडीशन लगा दी है जी। वो क्या कंडीशन है जी? कि अगर ट्राइब्यूनल से आपके अगेंस्ट हो गया फैसला, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाके स्टे कब मिलेगा जी? डिमांड के ऊपर 30% पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये उन्होंने भाई कंडीशन लगाई हुई है पिछले साल से। तो ये अगेन आपको 1 2 नंबर का पेपर में आ सकता है। ठीक है, कि हाई कोर्ट लेवल से ऑनवर्ड स्टे तभी मिलना है जब आपकी जो डिमांड होगी ना, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी 5 लाख रुपए की, उसका 30% पे करोगे। पे करके वो चालान दोगे, हाई कोर्ट के जज को सामने पेश होगे, वो चालान उसको दोगे तो स्टे दे देगा, वरना वो स्टे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ये जो पहले वाले 2 फॉर्म है, यहाँ पे आपको डिमांड जमा कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको वहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ डिमांड आपको स्टे मिल जाता है जी। और एक आखिरी बात जी, सर्कुलर की तरफ वापस आ जाता हूँ जी। अगर टैक्स पेयर ने डिपार्टमेंट का सर्कुलर वाली स्टांस नहीं माना, डिपार्टमेंट ने आपकी असेसमेंट अमेंड कर दी, तो टैक्स पेयर क्या करेगा जी? यहाँ जाएगा और यहाँ से जाकर रिलीफ ले लेगा। ठीक है, ये लोग डिपार्टमेंट के अंडर तो नहीं है ना, ये सारे इंडिपेंडेंट है। ये अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे, और वो इंटरप्रिटेशन हो सकता है टैक्स पेयर के साथ मैच कर जाए, हो सकता है डिपार्टमेंट के साथ मैच कर जाए। ठीक है, जो भी वो इनकी इंटरप्रिटेशन होगी वो फाइनल होगी। ठीक है जी। अब हम ब्रेक कर रहे हैं जी 15 मिनट्स की, बाकी की बातें जो है वो ब्रेक के बाद करते हैं। जी जी, टाइम लिमिट डिफाइन होती है। नॉर्मली 30 दिन का स्टे मिलता है, एक महीने से ज्यादा का स्टे नहीं मिलता। ठीक है, बास केसेस में 60 दिन का भी दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली। अच्छा, एक बात आखिर में रहेगी जी, फिर वरना फिर तुम्हारी सारी कहानी बतानी पड़ेगी। वो भी बात कर लें 2 मिनट की। देखिए, जब भी कोई डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट अमेंड करता है ना 122 में, या सेल्स टैक्स का भी सेक्शन 11 है, ठीक है, उसके अंदर करता है, तो दो तरह के इश्यूज हो सकते हैं किसी भी असेसमेंट के अंदर। एक होता है जी मैटर ऑफ फैक्ट, और एक होता है जी मैटर ऑफ लॉ। मैटर ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है जी? उसने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल तुमने एक, नहीं लिमिट कोई नहीं है, आपको बस डिमांड पे करानी है 30%। 30% अगर आपने पे कर दिया तो आपको स्टे मिल जाएगा। ठीक है, जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करेगा स्टे मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक बार बताने लगा था कि जब भी कमिश्नर कोई 122 की असेसमेंट आपकी अमेंड करता है ना, तो उसके अंदर जो इश्यूज आ रहे होते हैं ना डिफरेंट, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है मैटर ऑफ फैक्ट, एक है मैटर ऑफ लॉ। मैटर ऑफ फैक्ट क्या है जी? कमिश्नर ने आपको कहा कि भाई तुमने जो है ना वो लाख रुपए का एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। ठीक है, मुझे दिखाओ, इसकी इनवाइस दिखाओ किधर है। सपोर्टिंग एविडेंस लॉ में लिखा हुआ है ना आपके पास होना चाहिए कोई भी एक्सपेंस क्लेम करने के लिए। आपके पास उसकी इनवाइस ही नहीं थी, आपने फेक बुक किया हुआ था एक्सपेंस, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी बड़ी एक रेगुलर सी चीज़ है कि सेल्फ असेसमेंट में, वो भी पाकिस्तान के आवाम के पास सेल्फ असेसमेंट, तो हर बंदा यहाँ पे 2 नंबर ही करेगा कि फेक एक्सपेंस क्लेम कर लिया लाख रुपए का, उसकी इनवाइस ही नहीं थी। जब आपके पास इनवाइस ही नहीं थी, वो पेमेंट पेमेंट भी नहीं की होगी। ठीक है, कोई कोई चीज़ नहीं है, मतलब सिर्फ बुकिश एंट्री डाली हुई है। हाँ, फेक इनवाइस बना देते हैं, और ऑडिट आपको पता है सब लोग करते हैं। आपको पता है कैसे होता है पाकिस्तान में ऑडिट। ठीक है, ऐसे भी फर्म में आपको मिलेंगी, आप लोग तो ऑब्वियसली प्रॉपर फर्म्स में जाके ऑडिट करते हैं, प्रॉपर वॉचिंग वगैरह करते होंगे। ऐसी भी कंपनीज आपको मिलेंगी जो ठप्पे लगवाती हैं फर्मों से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देती हैं, और वो जो फर्म्स वाले हैं वो कहते हैं यार कल आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल। ठीक है, उसके ऊपर बस अगले दिन वो स्टैंप करके बैठे बैठे जो है वो ऑडिट हो जाता है। ये जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड आया है और इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, अब उन्होंने टैक्स में भी डाल दिया ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड वाला ना। ये भी डिस्कस करेंगे हम टैक्स में। ये ऐसे तो नहीं डाला ना? ये आई कैप वाले जो हैं, ये आई कैप वाले ही इसमें कसूरवार है ना। शोर शोर तो मचाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आई कैप के जो काउंसिल मेंबर्स हैं सारे के सारे, वो मास वाई अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन की उसके अलावा कुछ नहीं करते, ये मौज मस्ती करते हैं। मोस्टली फर्म्स के पार्टनर्स होते हैं, वो ट्रैवलिंग श्लूविंग में और अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में वो 5 साल गुजार देते हैं। तो अब वो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड आ गया, इसी तरह करते कराते और रेगुलेटर्स आ जाएंगे, और आप अब देख ले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो हालात है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एसीसी और ऐसी में जो है वो ऑलमोस्ट बराबर होते जा रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। अब हम इधर आ जाते हैं जी वापस। तो एक होता है जी मैटर ऑफ फैक्ट, कि भाई इनवाइस की तरह नहीं है, इनवाइस तो एक्सपेंस तुम्हारा डिसला हो गया। ठीक है, एक होता है मैटर ऑफ लॉ। मैटर ऑफ लॉ होता है लॉ की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लॉ की इंटरप्रिटेशन की आपने वो प्रोविजन पढ़ी, और आपने वो प्रोविजन पढ़ के ये इंटरप्रेट किया कि भाई ये टैक्स इस पे नहीं लगना, इस ट्रांजेक्शन ये टैक्स एग्जाम है ये वाली ट्रांजेक्शन। डिपार्टमेंट ने वो ट्रांजेक्शन वो लॉ की प्रोविजन पढ़ी, और डिपार्टमेंट ने वो प्रोविजन पढ़ के ये इंटरप्रेट किया
कि नहीं भाई, ये तो, ये वाली ट्रांजेक्शन तो टैक्सेबल है। यहाँ पे जो एग्जम्पशन की बात हो रही है वो किसी और चीज़ की हो रही है, आपकी ट्रांजेक्शन की नहीं हो रही बात, ठीक है। इंटरप्रिटेशन है ना। मैंने आपको बताया कि लॉ की एक ही प्रोविजन को पढ़ के उसकी तीन तीन चार चार इंटरप्रिटेशन भी निकल आती है बाज दफा। वर्डिंग उस तरह की होती है ना। तो दो तरह से आपकी असेसमेंट, या दो इश्यूज पे आपकी असेसमेंट अमेंड होती है या हो सकती है जी। एक होता है मैटर ऑफ फैक्ट, एक होता है मैटर ऑफ लॉ। ये जो मैटर ऑफ फैक्ट है ना, एंड लॉ है, इसके ऊपर वो कहता है भाई पहले फॉरम में चले जाओ, वहां पे जाके रिलीफ ले लो इधर। दूसरे फॉरम पे चले जाओ ट्राइब्यूनल में, यहाँ पे जाके रिलीफ ले लो। लेकिन जो ये अगले वाला फॉरम है ना, हाई कोर्ट वाला, अब हाई कोर्ट का जो जज है, देखिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको बड़ा एक एक्सपीरियंस चाहिए ना। बड़ा एक सीनियर लेवल का बंदा होगा जिसने बड़ी इतने सालों की प्रैक्टिस की होगी, जाके फिर जाके वो हाई कोर्ट का जज जो है। अब आजकल पिछले 3 4 सालों में उन्होंने अन्य डाल दी है, जो मुंह उठा के जिस बंदे को मर्जी चाहे जज बना देते हैं, वरना उससे पहले अगर आप चले जाएं, रिगार्डलेस ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम, जो जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के, वो बड़े, उनका एक बड़ा कॉम्पिटेंसी लेवल होता है, ठीक है। तो अब वो जो जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, वो तो नहीं ये बात चेक करेगा वहां पे बैठ के, दिखा भाई अपने एक्सपेंसेस, वो इनवाइस लगी हुई है कि नहीं लगी हुई तेरे पास, है या नहीं है। तो हाई कोर्ट लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाके ये जो मैटर ऑफ फैक्ट है ना, ये एजुडिकेट नहीं होता, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट के लिए जो लास्ट एपेलेंट अथॉरिटी है वो कौन सी है जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कौन सी है? ट्राइब्यूनल, ठीक है। ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में अगर आप जाके, अगर आप जब भी आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं ना, सबसे पहले वो ये चीज़ असेस करते हैं कि भाई तुम्हारी जो अपील है वो सुनने के काबिल भी है या नहीं है, यानी अपील जो है वो हेयरेबल है या नहीं है। अगर वो अपील हेयरेबल होती है ना, तो उसके बाद फिर आपकी डेट लगती है। पहले हमेशा ये डिसाइड किया जाता है कि वो अपील सुननी भी है या नहीं सुननी, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। उसमें वो क्या चीज़ देख रहे होते हैं हमेशा सबसे पहले, कि भाई टैक्स के पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी इशूज़ के लिए नहीं बात कर रहा, कि भाई ये जो इसने अपील फाइल की है मेरे पास, वो मैटर ऑफ लॉ के ऊपर है या मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर है। अगर मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर होगी, वो आपकी अपील रिजेक्ट कर देंगे, सुनेंगे ही नहीं। वो कहेंगे भाई आपका ट्राइब्यूनल तक का फॉरम था, वहां से रिलीफ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आप गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ मैटर ऑफ लॉ पे अपील होती है, मैटर ऑफ फैक्ट पे नहीं होती, ठीक है जी। ये थी जी। बाकी की बातें हम ब्रेक के बाद करते हैं।
जी आवाज़ आ रही है जी। जी देखिए ना, मैटर ऑफ फैक्ट जो है, यानी जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आपके पास एक इनवाइस है, या आपके पास आपने एक एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है। अब उस एक्सपेंस क्लेम के अगेंस्ट आपके पास 2 लाख रुपए की इनवाइस है या नहीं है, सबसे पहले आपने कमिश्नर को जाके दिखाया। हो सकता है कमिश्नर ने ना माना हो, आपके पास इनवाइस हो, लेकिन कमिश्नर इस तरह होता है, डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं ना, ये आपसे बात कुछ करते हैं और ऑर्डर कुछ और कर देते हैं। ये बाज़ दफ़ा इन लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि भाई नहीं, ऑर्डर करो, डिमांड जनरेट करो। ठीक है, बाज़ दफ़ा इनकी आपसे लड़ाई हो जाती है, तो ये कहते हैं भाई मैं तो इसके अगेंस्ट करने करना ऑर्डर, ये जो मर्जी करिए। जब आप इनसे जाके मिलते हैं तो बहस भी तो हो जाती है ना इन लोगों से। ये आपको पता है, ब्यूरोक्रेटिक टाइप किस्म के लोग होते हैं, और इनसे डिस्कशन का एक खास तरीका कार होता है ना। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे ये सारे लोग तो दूर की बात, यहाँ पे ये जो इंस्पेक्टर और ये ऑडिटर होते हैं ना, ये भी आपको कोई लिफ्ट लुफ्ट नहीं कराते, यानी इनका भी एक लेवल है। तो जब ये नहीं कराते तो ये ऊपर वाले तो फिर, तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो होते हैं कंसल्टेंट, वो लड़ पड़ते हैं इन लोगों से, तो वो ऑर्डर कर देते हैं, चाहे आपकी डिमांड जेनवन हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो सारी बात बताने का पर्पज़ ये है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो मैटर ऑफ फैक्ट है, आपकी बात ठीक हो लेकिन कमिश्नर ने ना मानी हो। आपके पास इनवाइस थी, उसने ऑर्डर में लिख दिया नहीं भाई तुम्हारे पास इनवाइस नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है यार, कमिश्नर अपील एक इंडिपेंडेंट बंदा है, उसके पास जाओ, उसको जाके दिखा दो इनवाइस। वो अगर आपके पास इनवाइस होगी, आपको आपकी बात मान लेगा, आपके फेवर में कर देगा ऑर्डर। लेट्स सपोज जी वहां पे भी जाके असेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे चले जाओ ट्राइब्यूनल में, यहाँ पे 2 मेंबर्स बैठे हुए हैं, इनको दिखा दो इनवाइस। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये 3 फॉरम्स पे, आप 3 फॉरम्स आपने एग्जॉस्ट कर लिए हैं, और आपका स्टांस एक है कि नहीं भाई मेरे पास तो टैक्स इनवाइस है, और ये तीनों कह रहे हैं नहीं भाई इसके पास नहीं है। यानी जो मैटर ऑफ फैक्ट है ना, उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जो मैटर ऑफ फैक्ट है उसके लिए 3 फॉरम्स काफ़ी हैं। 3 फॉरम्स पे जाके ये फैसला हो जाएगा कि भाई तुम्हारी बात ठीक थी या नहीं, क्योंकि फैक्ट है ना, फैक्ट है तो या होगा या नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन तो है ही नहीं। तो इसलिए मैटर ऑफ फैक्ट के लिए ट्राइब्यूनल आखिरी फॉरम है। वहां तक जाके अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, यानी वहां तक जाके आप ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को भी ये कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई मेरे पास इनवाइस है, या अगर आपके पास है भी तो वो नहीं मान रहे, तो फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील एडमिट नहीं होगी। ठीक है, अलबत्ता मैटर ऑफ लॉ जो है, चूंकि इंटरप्रिटेशन होती है, असल काम जो होता है इंटरप्रिटेशन करना, वो तो है ही इसका सुप्रीम कोर्ट का। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बना ही इस वजह से हुआ है कि जो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स आते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशनल इशू होता है। जब इंटरप्रिटेशनल इशू होगा, उसके लिए ये जो कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने फैसला करना है। ठीक है, इसलिए इनके पास मैटर ऑफ फैक्ट नहीं जा सकता। जाएगा तो मैंने जैसे आपको बताया, ये आपकी अपील एडमिट ही नहीं करेंगे। आपकी लीव टू अपील होती है, पिटीशन फॉर लीव टू अपील। सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई अपील फाइल करता है ना, तभी गौर कीजिएगा, ये सर्च कर लें या चैट जीपीटी से पूछ लें, मैं आपको पूरी कहानी सुना देगा कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा पहले पिटीशन फाइल होती है फॉर लीव टू अपील, कि क्या मैं अपील फाइल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसकी मैंने पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट पहले डिसाइड करता है हाँ भाई तुम्हारी जो अपील है वो फाइल हो सकती है या नहीं। अगर उस पर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज ही ना हो रहा हो उस आपकी अपील के ऊपर, तो वो आपकी अपील को फाइल ही नहीं करता, एक्सेप्ट ही नहीं करता, वहीं पर रिजेक्ट करता। अच्छा, आगे चलते हैं जी। नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट में क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? मैटर ऑफ फैक्ट तो यही है ना कि आपके पास इनवाइस नहीं थी, या आपने फॉर एग्जांपल एक पार्टी को पेमेंट की, और आपने कहा कि भाई मैंने इस पार्टी को पेमेंट करते हुए इस वजह से इसकी विथहोल्डिंग नहीं की थी कि इसका एग्जम्पशन सर्टिफिकेट था। तो वो कहेगा भाई कहा दिखा दो, कहा था एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। तो आप उसको वो दिखा दोगे, एविडेंस दिखा दोगे। तो मैटर ऑफ फैक्ट जो होता है ना, उसमें इंटरप्रिटेशन तो नहीं होती ना यार, उसमें या हाँ है या ना है। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब ये है ना कि वो एक फैक्ट है, वो फैक्ट कैसे स्टैब्लिश होगा, उसके पीछे कोई चीज़ होगी, कोई डॉक्यूमेंट होगा, वो दिखा दो, तो वो फैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर आप नहीं दिखा सकोगे तो वो फैक्ट स्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट में इंटरप्रिटेशन नहीं होती। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। एक और डॉक्यूमेंट होता है, रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे कि एफबीआर के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है। मैं पढ़ा दिए थे ना पिछले पिछले लेक्चर में। जी जी, ये जो केस लॉज होते हैं ना, ये यही होते हैं। ये जो मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ होता है, इसके ऊपर वो फैसले करते हैं ना, तो इन्हीं को केस लॉ कहते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ने हो केस लॉज। हाँ, अलबत्ता आपने कल को अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अपनी टैक्स की प्रैक्टिस में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे फिर आपके लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अच्छा, ये रूल्स तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे ना, कि एक आपका मेन स्टैचू होता है और एक एफबीआर को पावर, ये रूल्स मैंने पढ़ा दिए थे ना पिछली दफा, कि जहाँ पे भी लॉ की किसी भी प्रोविजन की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है फर्दर। क्योंकि जो मेन स्टैचू या मेन एक्ट जो होता है वो तो रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, उसमें सिर्फ टू दी पॉइंट बात की होगी। लेकिन उस, चले मैं बल्कि आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखा, सेल्स टैक्स हम पढ़े ना, तो सेल्स टैक्स की पढ़ लेते हैं चलिए।
मेरे ख्याल में सेक्शन 50 है यहाँ पे ना, सेल्स टैक्स के लॉ में। हम्म। ये मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर तो आपके सेल्स टैक्स के लॉ में आउट ऑफ 74 ज़्यादातर जो सेक्शंस हैं वो प्रोसीजरल नेचर के हैं, थेटिकल हैं। वो हम ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे, वो आपको ज़्यादातर खुद से आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़े जरूरी हैं, वो मैं फिर आपको अभी यहीं से पढ़ा रहा हूँ, ये साथ साथ आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये मैं आपको जो समरी शेयर करूंगा उसमें नहीं होंगे ऑब्वियसली। समरी में कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है सारे, जो थ्योरेटिकल किस्म के सेक्शन है वेर एवर रिक्वायर्ड मैं एक्ट से पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो आप एक्ट जो है इसलिए अपने पास डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी में परचेज कर लें। तो ये ना सेल्स टैक्स का एक्ट है 1990, उसका सेक्शन 50 है जी। वहाँ पे बोर्ड को पावर दी गई है जी, द बोर्ड एंड एफबीआर को, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये ऑफिशियल गजट क्या होता है जी, बताएं जी। ये लास्ट पे जिन्होंने मैसेज किया हुआ है, ये कोई मोबाइल वाले हैं जी, इन्फिनिक्स प्ले। ये कौन सा मोबाइल है जी? इन्फिनिक्स प्ले। आप बताएं ऑफिशियल गजट क्या होता है, या एनीवन एल्स कोई और बताए। प्राइमरी सोर्स फॉर डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीओपी। बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह आज के दिन पाकिस्तान में या दुनिया भर में क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर अगर आपने अपडेट लेनी है, तो कल के दिन आपने अगर उसके ऊपर अपडेट लेनी है, तो कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्या होगा जी जहाँ से आपको फौरन अपडेट मिल जाएगी? अखबार होगी आपकी, न्यूज़पेपर। ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज के दिन में, पता नहीं पाकिस्तान में कितने लॉज हैं, हम तो टैक्स के लॉज पढ़े हैं ना, तो पता नहीं हर इशू के ऊपर कोई ना कोई कानून है। हो सकता है पाकिस्तान में 1000 के करीब डिफरेंट लॉज हों। अब किस लॉ में क्या चेंज आई है, क्या अमेंडमेंट हुई है, क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है, अगर उसकी आपने अपडेशन लेनी है तो आप क्या करेंगे जी? आप तो जो ऑफिशियल गजट है ना, वो पढ़ लें। ठीक है, ऑफिशियल गजट में ये रिक्वायरमेंट है जी, किसी भी लॉ में आपने अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कोई एडिशन करना है, कोई डिलीशन करना है, तो आपको उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो स्टैचूज हैं जितने भी, उनमें अगर किसी भी किस्म की कोई चेंज आई है, आपने उसकी अपडेशन अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल गजट को पढ़ लें। ठीक है जी, बिल्कुल ये किस्म का, ये ऑफिशियल, ये स्टैचू से रिलेटेड आपका एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, including rules for charging fee, for processing of return claims and other documents, and for preparation of copies thereof. ठीक है जी। All rules made under subsection 1 or any other provisions of the act shall be collected, arranged and published along with general orders and departmental instructions and rulings if any at appropriate intervals, and sold to the public at reasonable price or may be placed regularly on the official website maintained by the board। ठीक है, वो कह रहे हैं जी भाई, जो भी रूल्स तुम बनाओगे उनको या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे एफबीआर की बताओ, या उनको किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर उन डॉक्यूमेंट्स को सेल करो। तो अब वो सेल परचेज वाला काम तो खत्म हो गया, अब आपको पता है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। तो जो भी रूल एफबीआर बनाता है ना, अभी तक एफबीआर ने टोटल, मैंने आपको बताया था 200 समथिंग रूल्स हैं सेल्स टैक्स के अंदर। ये 1 जनवरी 2025 तक के अपडेटेड पड़े हुए हैं एफबीआर की साइट पे। इसमें यही कर लीजिएगा डाउनलोड, इसमें तो इतनी कुछ चेंज आती नहीं है, ठीक। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये टोटल, नहीं कम है, 200 से कम है। टोटल जो है वो 165 के करीब जो है वो एफबीआर रूल्स बना चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। पिछले दिनों अब लॉ में ना एक चेंज आ चुकी है, ये भी अब आपने याद रखनी है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। वो चेंज ये आई है जी कि अब जो है ना, डिजिटलाइजेशन की तरफ एफबीआर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और एफबीआर ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है सब टैक्स पेयर्स के लिए, चाहे आप कंपनी है, चाहे आप अदर देन कंपनी है। अदर देन कंपनी में ऑब्वियसली इंडिविजुअल आ जाता है, और एओपी आ जाता है। ठीक है, फर्म्स, एओपी का एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब फर्म आपकी सीए की फर्म है जैसे। इन सब के लिए ये मैंडेटरी कर दिया, कंपनीज के लिए 1 जुलाई से मैंडेटरी किया गया है, 1 जुलाई 2025 से। और अदर देन कंपनीज के लिए 1 अगस्त है जी, ये कम अगस्त 2025 के। अब आप मैनुअल इनवाइस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो क्या था कि हर बंदे ने अपना अपना कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था, उस सॉफ्टवेयर से इनवाइस जनरेट हो जाती थी। वो इनवाइस जो जनरेट होती थी एफबीआर के पास, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप उस इनवाइस को फॉर्मल कर लें या ऑफिशियल कर लें या उसको अनऑफिशियल कर लें। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनीज में लोगों ने दो दो तीन तीन रिकॉर्ड रखे हुए हैं, दो दो तीन तीन अकाउंटिंग सिस्टम रखे हुए हैं। एक वो सिस्टम है जिसमें सारी इनवाइस डिक्लेयर होती हैं, वो अपने इंटरनल पर्पस के लिए या सेठ को बताने के लिए, जो भी सेठ से मराती जो ओनर है कंपनी का, मोस्टली आपको पता है कि पाकिस्तान में सेठ कल्चर है।
तो स्टेट को असल पिक्चर दिखाने के लिए एक सिस्टम अलग से रखा हुआ है। कौन कौन सी सेल एफबीआर को डिक्लेयर करनी है उसके लिए अलग से एक सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने अब क्या कहा है कि भाई 1 जुलाई से, यानी अब वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, अगरचे उसके लिए एक्सटेंशन का की लॉ में प्रोविजन अवेलेबल है कि 2 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो लोगों ने ज़्यादातर ने एक्सटेंशन ली हुई है। ठीक है। लेकिन ऑफिशियली जो है 1 जुलाई 2025 से ये एप्लीकेबल हो चुकी है जी प्रोविजन पाकिस्तान में, और हम चूंकि ऑब्वियसली टैक्स के पेपर के पॉइंट से तो हमें ये बताना है लॉ में अगर वो पूछे। वो प्रोविजन ये है जी कि अब आपकी जितनी भी इनवाइसिंग है ना वो डिजिटली इशू होंगी, डिजिटल इनवाइसिंग होनी चाहिए। डिजिटल इनवाइसिंग कैसे होगी जी? आपका जो सिस्टम होगा ना वो इंटीग्रेट होगा एफबीआर के सिस्टम के साथ, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एफबीआर का प्राल है, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के नाम से। वो प्राल के साथ आपको अपने सिस्टम को लिंक करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा। जब आप सिंक कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, तो जैसे ही आपके सिस्टम से कोई इनवाइस इशू होगी फौरन एफबीआर के सिस्टम पे वो रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। जिस तरह ये पीओएस वाले सिस्टम नहीं लगे हुए सारे रिटेलर्स के ऊपर, कि जैसे ही आप किसी रिटेल आउटलेट पे जाए ना, फॉर एग्जांपल आप शर्ट एंड टाई पे अपनी एक शर्ट खरीदने चले गए हैं या स्टाइलो शू पे शू खरीदने चले गए हैं, तो वहाँ पे पीओएस लगे हुए हैं। ये सिर्फ रिटेलर्स पे लगे हुए हैं, ठीक है, बाकी लोगों के लिए नहीं था। जैसे ही रिटेलर कोई इनवाइस काटता है ना तो फौरन एफबीआर के सिस्टम पे रिपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अब ये जो डिजिटल इनवाइसिंग है ये हर बंदे पे एप्लीकेबल हो चुकी है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल या एओपी के तौर पे काम कर रहे हैं। इन लॉ में प्रोविजन चेंज आई है। तो अब ये जो डिजिटल इनवाइसिंग है इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन थी एक आधी, वो तो उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट लॉ में बता दी कि इस डेट से होगी। लेकिन भाई वो एफबीआर के साथ सिंक होना कैसे है? आप अपने सिस्टम को एफबीआर से कैसे लिंक करोगे? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? एफबीआर की तरफ से वो टेक्निकल क्या चीजें होंगी सारी, वो कहाँ कहाँ से पता चलेगा? उसके लिए एफबीआर ने फिर रूल इशू किए अंडर सेक्शन 50 के। एफबीआर को सेक्शन 50 में उन्होंने पावर दे दिया पार्लियामेंट ने कि भाई तुम जहां भी मुनासिब हो तुम रूल्स बना सकते हो। ठीक है। तो ये अब मैं आपको यहीं पे जाता हूँ और ये देखिएगा आपको। ये देखें, ये उसने 709 है जी उसका, ये है सर, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ये उसने एक एसआरओ इशू किया जी, और उस एसआरओ में उन्होंने बता दिया कि भाई ये रूल्स जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। ये नहीं, सॉरी, इसमें तो उन्होंने एसआरओ में वो डेट अनाउंस की कि भाई ये मैंने को, ये पहले मई थी, ये करते कराते जुलाई पे आ गई है। ठीक है। ये नीचे वाला होगा। चलिए इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय सेक्शन 50 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 19, यानी वही जो अभी पावर टू मेक रूल्स वाला सेक्शन हमने पढ़ा है, रेड विद फलाना फलाना सेक्शन। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज प्लीज टू डायरेक्ट दैट द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट शैल बी मेड इन द सेल्स टैक्स रूल्स 2006, नेमली जो भी वहाँ पे अमेंडमेंट थी उसने कर दी है। ठीक है। बताने का पर्पज ये नहीं है कि सर्कुलर क्या है, बताने का पर्पज आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि एफबीआर के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है, या उन रूल्स को वेन एवर रिक्वायर्ड उनको अमेंड कर सकता है। ठीक है। इसी तरह उसने डिजिटल इनवाइसिंग के ऊपर भी एक पूरे रूल्स दिए हुए हैं, वो पता नहीं किधर पड़े हुए हैं, वो देखने पड़ेंगे। ठीक है। वो जब हमने पढ़ना होगा तो हम देख लेंगे। अब मैं वापस आ जाता हूँ जी। तो रूल्स की बात आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं जी एसआरओ के ऊपर। एसआरओ का कोई बताएगा जी क्या होता है? एसआरओ स्टैंड्स फॉर स्टेचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, या नोटिफिकेशन का वर्ड भी यूज होता है बिल्कुल इसके लिए। इनकम टैक्स में ज्यादातर नोटिफिकेशन का वर्ड यूज होता है एसआरओ की बजाय। एसआरओ जो है वो वर्ड ज्यादातर सेल्स टैक्स में यूज होता है। इसका क्या मतलब होता है जी? याद रखिएगा जी, ये होता है जी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब देखें, एक जो है वो लॉ बना ओरिजिनली, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो 2001 में बना। सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो 1990 में बना। ठीक है। अब इस लॉ में अगर कोई चेंज करनी है, तो एक तो चेंज जो मैंने आपको मेजर बताया था वो होती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट जब हर साल जून में या मई में आता है, उसमें मेजर चेंजेस लॉ के अंदर आ जाती हैं, जैसे इस दफ़ा आ गई। लेकिन अब अगर इस दफ़ा जाके अगस्त में जाके डिसाइड होता है कि भाई वो जो बैंकिंग कंपनी है ना, बैंकिंग कंपनी के ऊपर इस वक्त जो इनकम टैक्स का रेट है ना वो 44% है। ठीक है। वो बैंकिंग कंपनी के लिए भाई इन्होंने तो बहुत प्रॉफिट कमाए हैं। आपने देखा ही होगा वो यूबीएल जो है उसने 6 महीने में इस साल में हमें 60 अरब का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, आफ्टर टैक्स। तो भाई ये बैंकों के तो बेतहाशा प्रॉफिट्स आ रहे हैं। इनकी तो मौजें लगी हुई हैं, बैठे बैठे कुछ भी नहीं किया करते और इनकम आ जाती है। ऐसे ही करते हैं ना, आपसे पैसे लेके आगे डाल दिए और पैसे आगे, आपसे करंट अकाउंट में रखे हुए हैं पैसे और आगे से 15-15 18-18% रिटर्न आ रहा है बैठे बैठे, और आपको छोड़ते 1 रुपए का भी नहीं है मार्कअप। तो भाई बैंकों के ऊपर तो जो टैक्स का रेट है ना वो 50% कर दो। ये गवर्नमेंट के लेवल पर डिसाइड हो गया। अब कैसे करना है? ना तो आप नया लॉ लेके आ सकते हैं, लॉ तो ऑलरेडी बना हुआ है, ना फाइनेंस एक्ट का टाइम है, ना ही उसके लिए पूरा एक मिनी बजट बनेगा एक चेंज करने के लिए।
उसके लिए फिर क्या किया जाएगा जी? एसआरओ लेके आया जाएगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ये हमेशा पार्लियामेंट एसआरओ इशू कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है जी, वो डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर किसी को भी, लेकिन एफबीआर को नहीं कर सकती डेलीगेट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने लॉ में ये बात लिखी हुई है कि जो पार्लियामेंट है वो जो रेलिवेंट मिनिस्टर होगा ना, उसको डेलीगेट कर सकती है पावर। ये आज से अगर आप 8 10 15 साल पहले चले जाए ना, तो वहां पे लॉ में ये लिख दिया गया था कि जो पार्लियामेंट है ना, वो एसआरओ इशू करने के लिए अपनी पावर एफबीआर को डेलीगेट कर सकती है। तो क्या हुआ कि एफबीआर लेवल पे जिस बंदे की भी अप्रोच लगती थी, एफबीआर में आपको पता है एफबीआर का चेयरमैन है मेन, या वो मेंबर का, जो मैंने आपको बताया मेंबर ऑपरेशन, मेंबर लॉ वगैरह, उनका, उनके साथ जिसका भी बस चला, जिसने भी सिफारिश वुरिश लगा दी, पैसे पूसे दगाए उनको, उनके थ्रू हर सेक्टर ने ना अपने अपने बेनिफिट के लिए एसआरओ इशू करवा लिए। कि बैंकिंग वालों ने कहा यार कि ये बंदा मेंबर ऑपरेशन ये एसआरओ इशू कर सकता है, इसको थोड़ा बहुत पैसे लगाओ, इसे एसआरओ इशू करा लो कि बैंक के लिए जो टैक्स का रेट है ना वो 40 नहीं होगा, वो 40 होगा। तो वो कर दिया उन्होंने इशू ले लू, ठीक है। यानी यानी ये एसआरओ, इसके लिए इवन वर्ड यूज होना शुरू हो गया, एसआरओ कल्चर है पाकिस्तान में। एसआरओ कल्चर क्या था कि एफबीआर के पास पावर थी। पावर किस तरह से थी? पार्लियामेंट ने डेलीगेट की हुई थी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट ने वो पावर चूंकि एफबीआर को डेलीगेट कर दी हुई थी, तो एफबीआर जो है वो मिस यूज कर रहा था उसको, कोई पूछने वाला नहीं था। अब उन्होंने लॉ में कहा कि भाई एसआरओ या तो पार्लियामेंट से बनेगा, या पार्लियामेंट अपनी पावर मैक्सिमम रेलिवेंट जो भी मिनिस्टर होगा ना, मिनिस्टर फाइनेंस होगा ज्यादातर केसेस में, या मिनिस्टर पेट्रोलियम होगा, या जो भी रेलिवेंट मिनिस्टर जिससे रिलेटेड चेंज आ रही है। जी जी, डिस्कशन नहीं होती, वो तो एक छोटी सी चेंज है ना, वो आपस में बस मेजोरिटी से पास कर लेते हैं, कि एजेंडा आइटम आती है, उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन होती होगी और फिर पास हो जाती होगी, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ना सेनेट में वो डिस्कशन चल रही होती है ना, कि एजेंडा एजेंडा आइटम नंबर 10, वो उसमें एक आधी एक एजेंडा आइटम नंबर वो भी होगी। अच्छा, तो वो भी तब होगी जब वो पार्लियामेंट से पास हो रहा होगा ना एसआरओ, वरना तो मैंने आपको बताया था कि एसआरओ में उन्होंने लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि जो भी रेलिवेंट मिनिस्टर है वो कर सकता है इशू, ठीक है। तो वो फिर वो उधर जाने की जरूरत ही नहीं होती, मिनिस्टर खुद इशू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चूंकि पार्लियामेंट की तरफ से या पार्लियामेंट जिसको भी डेलीगेट कर रही है उसकी तरफ से इशू होता है, तो समझ लें ये एक लॉ है, ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। अनलाइक सर्कुलर जो कि एफबीआर की तरफ से इशू होता है, सर्कुलर जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन ये एसआरओ क्या है जी, बताएं, क्या ये बाइंडिंग होना चाहिए टैक्स पेयर के ऊपर? हाँ जी, ठीक है, दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, क्योंकि ये एक लॉ है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब आपको सेल्स टैक्स में ना एक और डॉक्यूमेंट बड़ा फ्रीक्वेंटली मिलेगा, इनकम टैक्स में वो नहीं होता, लेकिन सेल्स टैक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जी ये क्या है। और इसका भी लॉ में सेक्शन है, मेरे ख्याल में 55 सेक्शन है, सॉरी उससे पहले। ये जो एसआरओ इशू करने की पावर, ये भी कहीं लॉ में दिया होगा, तो एसआरओ इशू होगा ना सेल्स टैक्स के अंदर। तो अब सेल्स टैक्स का जो लॉ है उसमें अब लिख लीजिएगा, ये सेक्शन 50 हमने पढ़ा के रूल्स के लिए है, पावर टू मेक रूल्स। और एसआरओ के लिए जो सेक्शन है ना, जिस जिन सेक्शन में उन्होंने दी हुई पावर के एसआरओ इशू हो सकते हैं, उसमें एक तो जो सेक्शन है ना वो हमें 70 समथिंग है। सेक्शन 71 है जी, ठीक है। द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट prescribe special procedures for scope and payment of tax, registration, bookkeeping and invoicing requirement। इसी में वो ये जो सेक्शन है ना, इसी की वजह से ये डिजिटल इनवाइसिंग वाला भी आया है, ठीक है, जो एसआरओ आया है ना, जो एसआरओ 700 कुछ किसी ने बताया था अभी। अच्छा, ये तो बेसिकली वो उन्होंने टाइमलाइन बताई है ना, तो ये उन्होंने वो रूल्स को यूज किया है, लेकिन स्पेशल प्रोसीजर किसी भी पर्सन के लिए दिए जा सकते हैं टैक्सेशन के, वो थ्रू एसआरओ दिए जाएंगे। और वो एसआरओ का सेक्शन कौन सा है जी? वो ये, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट prescribe स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, रजिस्ट्रेशन, बुक कीपिंग एंड इनवाइसिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो बाकी वो दूसरी एमसी बात है, बस ये जनरल सी बात आप याद रखने के, एक तो ये 71 सेक्शन है जी, जिसमें वो एसआरओ इशू कर सकता है जिसको यूज करते हुए, जब भी इशू करेगा ना तो 71 का रेफरेंस देगा, ठीक है। या सेक्शन 3 है आपका जो चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है, या सेक्शन 5 है जीरो रेटिंग वाला, या 13 सेक्शन है, इनके तहत एसआरओ इशू हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, ये इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि एसआरओ इशू कर सकता है, ठीक है, बोर्ड। फिर सेक्शन 5 है जी, ये जीरो रेटिंग का है, इसमें भी लिखा हुआ है कि जीरो रेटिंग कर सकता है किसी की भी। और सेक्शन 13 है जी एग्जाम्पशन का। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 10 15 टेक्निकल से सेक्शन है, उनमें ये सारे सेक्शन है, 3 5 एंड 13 को पूरे पूरे एक लेक्चर लगा के हमने पढ़ना है, तो उसमें फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है अभी। तो इन सेक्शंस के तहत सेल्स टैक्स में एसआरओ इशू हो सकते हैं, ठीक है। एक आखिरी बात मैं बताने लगा था कि जनरल ऑर्डर,
इसमें ना ये है जी सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे ये एक आखिरी जो जनरल ऑर्डर सबसे लास्ट में आया हुआ है ना, 2023 में आया हुआ है जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू डील विद केसेस इन्वॉल्विंग फेक स्लैश फ्लाइंग इनवाइसेस, ठीक है। फिर एक ये एसआरओ आया हुआ जी के इंटीग्रेशन विद एफबीआर पीओएस सिस्टम, रिटेलर जो है इन्होंने एफबीआर के सिस्टम के साथ जो इंटीग्रेशन करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, वो ऊपर वाला तो थोड़ा लेंथी होगा, इसकी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें उसने वो एक इंस्ट्रक्शन बता दी कि भाई के इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट आई थी, किन किन रिटेलर्स ने इंटीग्रेट कर लिया है वो उनकी लिस्ट उसने लगा दी है एफबीआर की साइट पे जनरल ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। कि ये लोग हैं ये कंप्लाइंट है, बाकी लोग जो हैं वो कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये एक जनरल ऑर्डर आया जी, ये वाला स्टैंडिंग ऑपरेटिंग फ्लाइंग इनवाइसिस से कैसे डील करना है, ठीक है। अब फ्लाइंग इनवाइसिस क्या होती हैं? फेक इनवाइसिस, ठीक है, यानी बैक एंड पे एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कोई नहीं हुई, बस एक डॉक्यूमेंट्री एक इनवाइस है जिसकी बेस पे लोग सेल्स टैक्स का इनपुट क्लेम कर रहे हैं। अब लॉ में तो सिंपल ये एक बात लिख दी कि भाई जो फेक इनवाइसिस होंगी ना उनका इनपुट अलाउ नहीं होगा। लेकिन वो फेक इनवाइसिस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उसके लिए अब एफबीआर ने एक जनरल ऑर्डर बनाया हुआ है कि उसमें एसओपी क्या है उनके जो ऑफिसर्स हैं उन सबके लिए, ठीक है। ये पूरा एक 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, हम इसकी तरफ नहीं जा रहे ऑब्वियसली। तो एफबीआर के पास पावर है कि वो जनरल ऑर्डर भी इशू कर सकता है, ठीक है। अब जनरल ऑर्डर आपकी आपका सवाल मेरे से ये हो सकता है कि भाई ये जनरल ऑर्डर जो है इसमें और सर्कुलर में क्या फर्क है। तो याद रखिएगा जो जनरल ऑर्डर है ना ये डायरेक्टिव नेचर का होता है, यानी ये टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी होता है इसको फॉलो करना। सर्कुलर टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन जो जनरल ऑर्डर होता है इसमें भी एफबीआर की इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। लेकिन ये भी बाइंडिंग होता है लाइक एसआरओ, ये बाइंडिंग होता है सबके ऊपर, ठीक है। और इसकी पावर भी एफबीआर को दी गई है सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर। इसके लिए जो सेक्शन है ना वो मैं वो दिखाने लगा हूँ जी, नोट कर लें। किधर गया सेल्स टैक्स का लॉ, बंद हो गया। ये नोट कर लीजिएगा जी, इसके लिए जो सेक्शन है लॉ के अंदर वो है 55। मैं पढ़ने लगा हूं जी इसको। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग effect to the provisions of this act or the rules made or notifications issued thereunder, the board may through a general order or otherwise issue instructions or directions not inconsistent with the provisions of this act for such action to be taken by the officers of inland revenue or any other person as it considers necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty, ठीक है। यानी बोर्ड के पास पावर है कि वो लॉ की कंप्लायंस करते हुए जहां पे भी कोई डिफिकल्टी अराइज होगी तो वो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है। जैसा कि हमने देखा कि उसने वो जनरल ऑर्डर इशू किया हुआ है फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस को कैसे डील करना है। उसमें डिफिकल्टी अराइज हो रही होगी, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा होगा इंस्पेक्टर्स वगैरह से या कमिश्नर वगैरह से कि कौन सी इनवाइस फ्लाइंग है और कौन सी फेक है और कौन सी जेन्युइन है। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक जनरल ऑर्डर इशू कर दिया, ठीक है। दिन भर बोर्ड के पास पावर है कि वो जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए सेक्शन 55 में। और ये सर्कुलर की तरह नहीं है, ये एसआरओ की तरह है, ये बात आपने याद रखनी है, टैक्स पेयर पे बाइंडिंग होता है। तो इसका सेक्शन लिख लें जी, सेक्शन 55 है। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही है। ये तीनों सेक्शन अच्छी तरह से पढ़िएगा और प्लस जो बेसिक सी बातें मैंने आज आपको बताई हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। बाकी की बातें कल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।